students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Make Concept Easy. आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 अकाउंटेंसी का पार्टनरशिप का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इजीएस्ट चैप्टर आपको वन शॉट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी, जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ये चैप्टर आपके सीबीएसई एग्जाम में 6 to 8 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। इसकी वेटेज 6 to 8 मार्क्स होती है। कई बार क्या होता है कि इसमें से थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं जो 6 मार्कर के भी हो सकते हैं। कई बार आपसे जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए पूछ लिया जाता है जो 6 मार्क्स की होती हैं। कई बार आपसे रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट बनाने के लिए बोल दिया जाता है जो 4 मार्क्स के होते हैं। कई बार ये 6 मार्क्स में भी पूछ लिए जाते हैं और जो इसमें 1 मार्कर आता है वो डेफिनेट है, जरूर आपके एग्जाम में 1 मार्कर आएगा। दूसरा, कई बार 3 मार्कर में भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फुल कंसंट्रेशन के साथ आप देखना, क्योंकि आज मैं सारे डिटेल्ड पॉइंट एक ही वीडियो लेक्चर में कवर करूंगी। तो आज के वीडियो लेक्चर में जो पॉइंट मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दूसरा है मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तीसरा है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट एज पर सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, चौथा है सेटलमेंट ऑफ फर्म्स डेट एंड प्राइवेट डेट्स एज पर सेक्शन 49, और जो लास्ट टॉपिक है वो है अकाउंटिंग ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो, एज पर सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग पार्टनर्स इन द फर्म। देखो, जब बिजनेस को डिसोल्व किया जाता है इसका मतलब बिजनेस बंद हो जाता है। बिजनेस के जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो सारे क्लोज कर दिए जाते हैं, जो भी बिजनेस की एसेट्स है वो सारी मार्केट में सेल कर दी जाती है, और जो भी बिजनेस की लायबिलिटीज है वो सारी पे ऑफ कर दी जाती है। अगर कोई बैलेंस बचता है तो उसे पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो समझ आया आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस को बंद कर दिया जाता है, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है, यानी बैलेंस शीट को खाली कर दिया जाता है। जो भी एसेट्स होती है उन्हें मार्केट में सेल कर दिया जाता है और लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया जाता है। अगर कोई बैलेंस अमाउंट बचती है तो उसे पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर? अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन आता है आपके एग्जाम में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या ये दोनों टर्म सिमिलर हैं? नहीं, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है इसका मतलब होता है कि बिजनेस बंद नहीं होगा, बिजनेस चलता रहेगा, लेकिन जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप चेंज हो जाती है, यानी टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ये कब होता है? ये होता है जब बिजनेस में कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, पार्टनर रिटायर होता है, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, या पार्टनर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं। तो देखो, यहाँ पर बिजनेस बंद नहीं होता है, यहाँ पर जो रिलेशनशिप है पार्टनर्स के बीच में वो चेंज हो जाती है, लेकिन बिजनेस कंटिन्यू रहता है। इसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि बिजनेस ही बंद हो जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो जाते हैं, जो भी बिजनेस की एसेट है वो बेच दी जाती है और लायबिलिटीज पे ऑफ कर दी जाती है। तो ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब देखो, आपके सीबीएसई एग्जाम में किस तरह से 1 मार्कर में डिस्टिंक्शन पूछा जाता है, आपको बेसिस दे देंगे
एक बेसिस आपको देते हैं, उसके बेस पर ही, उसके अकॉर्डिंग ही आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में आंसर लिखना है। आपको पूरा आंसर लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो, जैसे आपको कोर्ट इंटरवेंशन दे दिया, तो पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में कोर्ट इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि ये एक वॉल्यूंटरी डिसोल्यूशन होता है। जबकि जब फर्म को डिसोल्व किया जाता है तो वहां पर कोर्ट इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, यानी बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट भी फर्म को डिसोल्व किया जा सकता है। क्लियर? तो इस तरह से आपको बेसिस देंगे और बेसिस के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर लिखना है। तो ये तो बात होगी 1 मार्कर की। अगर आपसे 3 मार्कर में पूछते हैं डिस्टिंक्शन, तो भी आपको बेसिस देंगे, तब आपको 3 बेसिस दे देंगे। तीनों बेसिस के अकॉर्डिंग ही आपको अपना आंसर लिखना होगा। क्लियर? तो ये क्लियर हो जाता है मीनिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ डिसोल्यूशन। देखो, डिसोल्यूशन किस तरीके से होता है, क्यों डिसोल्यूशन होता है? क्या एक अच्छी खासी चलती फर्म को ऐसे डिसोल्व कर दिया जाएगा? नहीं, बहुत सारे रीजन होते हैं किसी भी फर्म को डिसोल्व करने के लिए। तो कौन कौन से रीजन होते हैं, वो सारे रीजन मैं आपको डिटेल्ड वे में बता रही हूँ। देखो, मोड ऑफ डिसोल्यूशन में 5 रीजन होते हैं। मोड ऑफ डिसोल्यूशन में आपको 5 रीजन पता होने चाहिए, 5 मोड पता होना चाहिए, 5 मोड आपको पता होने चाहिए। पहला मोड क्या होता है? म्यूचुअल डिसोल्यूशन। म्यूचुअल डिसोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि पार्टनर्स आपस में डिसाइड करके ही फर्म को डिसोल्व कर देते हैं। क्योंकि जब कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म की जाती है तो वो एग्रीमेंट के थ्रू फॉर्म की जाती है। तो सारे पार्टनर्स आपस में म्यूचुअली डिसाइड कर लेते हैं, चाहे रिटन एग्रीमेंट हो या फिर ओरल एग्रीमेंट हो, वो म्यूचुअली डिसाइड करके फर्म को डिसोल्व कर देते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, देखो कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि फर्म को डिसोल्व करना ही पड़ेगा, वो कंपलसरी हो जाता है। तो किस तरह की सिचुएशन हो जाती है, इसमें आप 2 चीजें लिख सकते हैं। जैसे देखो, अगर पार्टनर इनसॉल्वेंट हो गया तो फर्म को डिसोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जब पार्टनर दिवालिया हो जाता है, उसके पास कुछ भी नहीं रहता है, तो ऑटोमेटिकली फर्म को डिसोल्व करना पड़ेगा। दूसरा, अगर बिजनेस इलीगल हो जाता है तब भी बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, फर्म को डिसोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इन द आईज ऑफ कोर्ट आप लीगल बिजनेस को ही कंटिन्यू कर सकते हैं। जो अनलॉफुल बिजनेस है, इलीगल बिजनेस है, उसे आप आगे नहीं चला सकते, तो उसे आपको बंद करना पड़ेगा। तो ये 2 पॉइंट आएंगे आपके कंपल्सरी डिसोल्यूशन में। ठीक है? तीसरा पॉइंट आता है बाय नोटिस। बाय नोटिस, देखो कई बार क्या होता है कि फर्म को नोटिस के थ्रू भी डिसोल्व किया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि अगर पार्टनरशिप एट विल है तो इसमें एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स को नोटिस दे देता है, अपनी इंटेंशन बता देता है कि वो फर्म को डिसोल्व करना चाहता है, और अगर सारे पार्टनर्स एग्री हो जाते हैं तो फर्म को डिसोल्व कर दिया जाएगा। क्लियर? चौथा पॉइंट आता है ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी इवेंट्स हैपन हो जाती है, ऐसी सिचुएशन अकर हो जाती है जिस वजह से आपको अपना बिजनेस क्लोज डाउन करना पड़ सकता है। इसमें आप 3 पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या होगा? एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर विच फर्म वाज फॉर्म्ड। जैसे आपने अपने दोस्त के साथ 3 साल के लिए एक पार्टनरशिप की थी, जब 3 साल पूरे हो जाएंगे तो आपको अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा? ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑन कंप्लीशन ऑफ वेंचर फॉर विच फर्म वाज फॉर्म्ड। आपने एक वेंचर शुरू किया था, जैसे आपने कोई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया था, और जब वो काम खत्म हो जाता है तब आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट आ जाएगा
ऑन डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। तो ये 3 पॉइंट आएंगे ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट में। क्लियर? अब देखो, पांचवा जो पॉइंट है मोड ऑफ डिसोल्यूशन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। कई बार क्या होता है कि बिजनेस को कोर्ट के ऑर्डर की वजह से भी बंद करना पड़ जाता है, तो आप लिखेंगे डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। देखो, ये जो पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें आपको 6 पॉइंट ध्यान रखने हैं कि जब कोर्ट ऑर्डर देता है फर्म को डिसोल्व करने के लिए, तो किन किन सिचुएशन में कोर्ट ऑर्डर देता है। सबसे पहला पॉइंट आता है व्हेन पार्टनर बिकम्स ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का मतलब क्या हुआ कि जब कोई पार्टनर पागल हो जाता है, इंसेन हो जाता है, उसे कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है, तो कोर्ट ऑर्डर करता है फर्म को बंद करने के लिए। दूसरा पॉइंट आता है व्हेन पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ड्यूटीज इन द फर्म। जैसे देखो, अगर किसी पार्टनर का एक्सीडेंट हो जाता है, उसके दोनों हाथ पैर कट जाते हैं, तो आगे वो काम नहीं कर पाएगा बिजनेस में। तो इस सिचुएशन में कोर्ट ऑर्डर दे देता है कि बिजनेस को बंद कर दिया जाए। तीसरा पॉइंट आता है व्हेन पार्टनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। देखो, अगर किसी पार्टनर को गिल्टी पाया जाता है मिसकंडक्ट के लिए, तब भी कोर्ट ऑर्डर दे देता है बिजनेस को बंद करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट बाय पार्टनर। जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप एग्रीमेंट को तोड़ देता है बीच में ही, तब कोर्ट ऑर्डर देता है फर्म को बंद करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आएगा व्हेन फर्म इज जस्टिफाइड टू बी क्लोज्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये बिजनेस आगे फ्यूचर में कंटिन्यू नहीं रहना चाहिए। कोर्ट ने उसे जस्टिफाई कर दिया है बंद करने के लिए, आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते हैं, तो आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट आता है जब आपका बिजनेस लगातार कई सालों से लॉस में ही जा रहा है, तब भी कोर्ट ऑर्डर करता है बिजनेस को क्लोज करने के लिए। तो लास्ट पॉइंट आप लिखेंगे व्हेन बिजनेस इज रनिंग इन लॉस, व्हेन बिजनेस इज कंटिन्यूअसली रनिंग इन लॉस। तो ये 6 पॉइंट है, 6 सिचुएशन है जब कोर्ट ऑर्डर करता है फर्म को क्लोज करने के लिए। कौन कौन सी 6 सिचुएशन है? पहला, पर्सन बिकम्स ऑफ अनसाउंड माइंड। जब पर्सन पागल हो जाता है, इंसेन हो जाता है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, तब कोर्ट ऑर्डर करता है फर्म को बंद करने के लिए। दूसरा, परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज। जब वो परमानेंटली इनकैपेबल हो गया, जैसे उसे कोई पैरालिसिस अटैक आ गया, तब वो आगे काम नहीं कर पाएगा, या किसी एक्सीडेंट में उसके हाथ पैर दोनों चले गए, तब भी वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इस सिचुएशन में भी कोर्ट ऑर्डर करता है बिजनेस को बंद करने के लिए। तीसरा पॉइंट आता है गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। अगर किसी पार्टनर को गिल्टी पाया गया, दोषी पाया गया, गिल्टी पाया गया मिसकंडक्ट के लिए, तब भी कोर्ट ऑर्डर करता है फर्म को क्लोज करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। देखो, जो पार्टनरशिप फर्म है वो एग्रीमेंट से ही फॉर्म की जाती है, और सारे के सारे पार्टनर्स की ये ड्यूटी होती है कि वो एग्रीमेंट को फॉलो करेंगे। अगर कोई पार्टनर बीच में ही एग्रीमेंट को तोड़ देता है, तब भी कोर्ट ऑर्डर देता है बिजनेस को बंद करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज फर्म इज जस्टिफाइड टू बी क्लोज्ड। जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये बिजनेस सही नहीं है, कोर्ट उसे जस्टिफाई कर देता है बंद करने के लिए, तब भी बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट आता है जब बिजनेस लॉस में रन कर रहा है, कंटिन्यूअसली बिजनेस
लॉस ही लॉस इनकर कर रहा है, तब भी कोर्ट ऑर्डर करेगा फर्म को क्लोज करने के लिए। तो ये 6 पॉइंट हैं, ये 6 के 6 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि आपके सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ये जो मोड ऑफ डिसोल्यूशन के पॉइंट्स है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि जब आप लर्न करेंगे तो बहुत इजी रहेगा आपको लर्न करना। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करते हैं सेटलमेंट ऑफ अकाउंट एज पर सेक्शन 48। देखो, सेक्शन 48 बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं, जो भी अकाउंट्स बनाते हैं, जब हम अकाउंट्स को सेटल करते हैं तो वो सेक्शन 48 के अकॉर्डिंग ही सेटल करते हैं। सेक्शन 48 दो तरीके से डील करता है। देखो, सेक्शन 48A और सेक्शन 48B। सेक्शन 48 डील करता है ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस से, और सेक्शन 48B डील करता है एप्लीकेशन ऑफ एसेट से। तो ये आप ध्यान रखना, सेक्शन 48 दो तरीके से डील करता है। सेक्शन 48A डील करता है ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस से। ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस का मतलब क्या हुआ कि अगर बिजनेस में कोई लॉस हो जाता है तो किस तरह से लॉस को पे किया जाएगा। सबसे पहले फर्म लॉस को पे करेगी आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो लॉस को पे किया जाएगा आउट ऑफ कैपिटल, और अगर कैपिटल की अमाउंट भी इनसफिशिएंट है तो पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इंडिविजुअली कलेक्ट की जाएगी अमाउंट और लॉस को पे किया जाएगा। यानी जितने भी पार्टनर्स है वो सारे के सारे लायबल होंगे उस लॉस को पे करने के लिए। वो अपने घर से अमाउंट लाएंगे और लॉस को पे करेंगे। तो आप किस तरह से लिखेंगे सेक्शन 48A में ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस के अंडर? सबसे पहले लॉस इज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट। दूसरा पॉइंट आएगा आउट ऑफ कैपिटल। तीसरा पॉइंट आएगा रियलाइज्ड फ्रॉम पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी पार्टनर्स को बोला जाएगा कि आप अपने घर से पैसा लाओ, क्योंकि हमें बिजनेस का लॉस पे करना है। देखो, सेक्शन 48A तो आपको क्लियर हो गया। एग्जाम में सेक्शन 48A से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो सेक्शन 48B है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हम अकाउंटिंग करेंगे वो हम सेक्शन 48B के अकॉर्डिंग करेंगे। सेक्शन 48B में एप्लीकेशन ऑफ एसेट आता है, यानी जब हम एसेट को बेचकर अमाउंट लाते हैं तो किस तरह से लायबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं, कौन सी लायबिलिटी हम पहले पे करेंगे और कौन सी लायबिलिटी बाद में। देखो, जब आप एसेट को मार्केट में बेच रहे हैं और जो भी आपको पैसा मिल रहा है, तो सबसे पहले आप कौन सी लायबिलिटी को पे करेंगे? सबसे पहले हम आउटसाइड लायबिलिटीज पे करेंगे। इसके बाद जो अमाउंट बचती है उसमें से हम पार्टनर का लोन पे करेंगे। पार्टनर का लोन देने के बाद जो पैसा बचता है उसमें से हम पार्टनर का जो बैलेंसिंग कैपिटल अमाउंट है वो रिटर्न करेंगे। और अगर अब भी पैसा बच जाता है तो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस तरह से अकाउंट सेटल किए जाते हैं एज पर सेक्शन 48B। तो समझ में आया? सेक्शन 48B में जो एप्लीकेशन ऑफ एसेट होती है, यानी एसेट को रियलाइज करने के बाद जो अमाउंट आती है उससे सबसे पहले हम पे करते हैं आउटसाइड लायबिलिटीज। दूसरे नंबर पर आएगा लोन बाय पार्टनर। तीसरे नंबर पे हम सेटल करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फोर्थ नंबर पर आएगा सरप्लस डिस्ट्रीब्यूटेड
इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सेक्शन 48 बी के चारों पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आगे हम अकाउंटिंग करेंगे। जब एसेट को मार्केट में बेचा जाता है और जो भी पैसा मिलता है तो सबसे पहले हम आउटसाइड लायबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं। उसके बाद जो पैसा बचता है उसमें से पार्टनर के लोन को पे ऑफ किया जाता है। अब जो पैसा बचा है उसमें से पार्टनर्स का जो बैलेंसिंग कैपिटल अमाउंट है उसे पे ऑफ किया जाता है, और अगर अब भी सरप्लस की अमाउंट बची हुई है तो उसे पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन देखो, ये नौबत तो आती ही नहीं है, इतना सरप्लस तो बिजनेस में बचता ही नहीं है। जो पैसा बचता है वो पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंस को रिटर्न करने में ही खत्म हो जाता है। देखो, इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ए और बी दो पार्टनर हैं। ए ने बिजनेस में 10,000 रुपए का लोन दिया है और बी की वाइफ ने बिजनेस में 20,000 रुपए का लोन दिया है। अब फर्म को डिसॉल्व किया जाता है तो किस तरह से हम लोन के अमाउंट को सेटल करेंगे? ए कहता है पहले मेरे लोन की अमाउंट को मुझे वापस करो, लेकिन बी कहता है कि नहीं, पहले मेरे वाइफ की लोन की अमाउंट को वापस करो। तो किसकी अमाउंट को पहले वापस किया जाएगा? देखो, जो बी की वाइफ है वो बिजनेस की पार्टनर नहीं है, वो एक आउटसाइड लायबिलिटी है। तो पहले लोन की अमाउंट वापस की जाएगी बी की वाइफ को, उसके बाद ए के लोन को रिपे किया जाएगा। ए बिजनेस का पार्टनर है, सबसे पहले हम आउटसाइड लायबिलिटी को पे ऑफ करते हैं, उसके बाद हम पार्टनर के लोन की अमाउंट को पे ऑफ करते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो बी की वाइफ है ये बिजनेस की पार्टनर नहीं है, ये एक आउटसाइड लायबिलिटी है। इस वजह से पहले बी की वाइफ के लोन की अमाउंट को क्लियर किया जाएगा और जो बैलेंसिंग अमाउंट होगी उसमें से ए के लोन की अमाउंट को क्लियर किया जाएगा। क्लियर? तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम अकाउंट सेटल करते हैं इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो यही प्रोसेस चलेगा जब हम अकाउंटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे, उसके बाद अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो पार्टनर के लोन को पे किया जाएगा। फिर जो अमाउंट बचेगी उससे पार्टनर के बैलेंसिंग कैपिटल को रिटर्न किया जाएगा, और फिर अगर अमाउंट बचती है तो पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर? तो आप सेटलमेंट ऑफ अकाउंट सेक्शन 48 का एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जब आप लर्न करेंगे तो आपको इजी रहेगा। मैं साइड हो रही हूं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 49 की। देखो, सेक्शन 49 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 दो चीजों के बारे में बात करता है। एक है सेटलमेंट ऑफ फर्म डेट और दूसरी है सेटलमेंट ऑफ प्राइवेट डेट्स। फर्म डेट क्या होती है? फर्म डेट का मतलब होता है कि जब फर्म आउटसाइड पार्टी से लोन लेती है, पैसा उधार लेती है, तो वो होती है फर्म डेट। प्राइवेट डेट क्या होती है कि जब कोई पार्टनर अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पर्सनल लेवल पर लोन लेता है या पैसा उधार लेता है, वो होती है प्राइवेट डेट। देखो, जब प्राइवेट डेट को पे किया जाएगा तो उसके लिए दूसरे पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। सिर्फ जो कंसर्न पार्टनर है जिसने उधार लिया है पैसा, वही उस डेट को पे करेगा। लेकिन जब फर्म की डेट को पे किया जाएगा तो सारे पार्टनर इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर? अब पहले हम बात करते हैं सेटलमेंट ऑफ फर्म डेट की। कैसे सेटल की जाती है फर्म की डेट? जब किसी एसेट को रियलाइज किया जाता है, एसेट को मार्केट में बेचा जाता है, तो सबसे पहले फर्म की डेट को क्लियर करती है, और अगर कोई सरप्लस अमाउंट बच जाती है तो उसे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करती है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और जो कंसर्न पार्टनर है जिसने प्राइवेट डेट ले रखी है,
वो अपनी डेट को क्लियर कर सकता है अपने शेयर की अमाउंट से। क्लियर। अब हम बात करते हैं सेटलमेंट ऑफ प्राइवेट डेट। जब पार्टनर अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को, अपनी प्राइवेट एस्टेट को सेल करता है मार्केट में, और जो पैसा वो रिसीव करता है सबसे पहले उस पैसे से वो अपनी प्राइवेट डेट को क्लियर करेगा। जो भी उसने लोन लिया है, उधार लिया है, उस पैसे को पहले वो पे करेगा। उसके बाद जो सरप्लस अमाउंट बच जाती है उसके पास, उस अमाउंट को वो यूज करेगा फर्म की डेट को पे ऑफ करने के लिए। तो समझ आया आपको? सेटलमेंट ऑफ फर्म डेट में क्या होता है कि जब फर्म कोई भी एसेट मार्केट में बेचती है और जो पैसा उसे मिलता है तो पहले वो अपनी डेट को क्लियर करेगी। यानी जो लोन, जो पैसा बिजनेस ने उधार लिया है बाहर की पार्टी से, आउटसाइड पार्टी से, पहले वो क्लियर करेगी। उसके बाद अगर कोई सरप्लस की अमाउंट है तो उसे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। दूसरा, जब हम सेटलमेंट ऑफ प्राइवेट डेट करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जिस पार्टनर ने बाहर से पैसा उधार लिया है, जब वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचेगा तो उस प्रॉपर्टी को बेचने के बाद उसे जो भी पैसा मिलेगा पहले उस पैसे से वो अपनी प्राइवेट डेट को, अपनी पर्सनल डेट को क्लियर करेगा। और फिर अगर उसके पास कोई पैसा बच जाता है तो उसे यूटिलाइज करेगा फर्म की डेट क्लियर करने। ये कहता है सेक्शन 49 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्लियर। तो होपफुली आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि सेक्शन 49 ने किस तरह से डिस्कशन किया है इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो आपके एग्जाम में डिस्टिंक्शन की फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेटलमेंट ऑफ फर्म डेट एंड सेटलमेंट ऑफ प्राइवेट डेट। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहां तक का जितना भी ये पोर्शन आएगा ये सारा आएगा थियोरेटिकल पोर्शन में। जो भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इतने पोर्शन में से ही पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, अकाउंटिंग ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब देखो, जब आप अकाउंटिंग करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में तो आपको 5 अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। कौन कौन से 5 अकाउंट आप प्रिपेयर करेंगे? पहला अकाउंट आता है रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा अकाउंट आएगा लोन बाय पार्टनर टू फर्म। तीसरा अकाउंट आएगा लोन बाय फर्म टू पार्टनर, फर्म टू पार्टनर। चौथा अकाउंट आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पांचवा अकाउंट आता है कैश एंड बैंक अकाउंट। ये 5 अकाउंट आपको प्रिपेयर करने होंगे जब आप अकाउंटिंग करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। देखो, जो लोन बाय पार्टनर टू फर्म और लोन बाय फर्म टू पार्टनर ये दोनों अलग अलग हैं। ये दोनों अकाउंट एक दूसरे से वेरी करते हैं। लोन बाय पार्टनर टू फर्म का मतलब क्या हुआ कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, और लोन बाय फर्म टू पार्टनर का मतलब क्या हुआ कि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। क्लियर। तो ये दोनों डिफरेंट है, इन्हें आप मर्ज मत करना, इन्हें आप दोनों को इकट्ठा मत करना। अगर क्वेश्चन में आपको दोनों तरह के लोन गिवन है तो आप दोनों के लिए सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि देखो लोन बाय गिवन टू फर्म ये एक लायबिलिटी है और लोन बाय फर्म टू पार्टनर ये एक एसेट है। तो ये है अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। आपको यही अकाउंट बनाने हैं। इन अकाउंट्स के अलावा आपको और कोई अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना। किस तरीके से आप अकाउंट बनाएंगे ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। देखो, क्वेश्चन में या तो आपसे जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए बोला जाएगा या फिर आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए। ये दोनों ही चीजें मैं आपको डिटेल्ड वे में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। होपफुली जो थियोरेटिकल पोर्शन है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का वो सारा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगी और जर्नल एंट्रीज भी पास करना सिखाऊंगी। थैंक यू सो